सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो हमारा फोर्थ पेपर का 5वां टेस्ट हो गया है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं क्या प्रश्न है और क्या उनके हल होंगे। ठीक है। वाक्यांश के लिए आपको सार्थक शब्द पूछा गया है। आपको एक वाक्य दिया होगा और उसको आपको यह बताना होगा कि एक शब्द में इस वाक्य को क्या कहा जाता है। तो आपको पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है जिसकी निंदा न की गई हो। जिसकी निंदा क्या हो, नहीं की गई, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अगरहित। उसे क्या कहते हैं आपके? अगरहित। जिसकी निंदा न की गई उसे क्या कहते हैं? अगरहित। उसके बाद आता है आपके परंपरा की अनुपालना करने वाला। जो परंपराओं के पीछे चलता है, उनकी अनुपालना करता है, उनके पीछे चलता है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं गतानुगतिक। गतानुगतिक माने जो परंपराओं के पीछे चलता है, जो परंपराओं की पालना करता है, उसे कहते हैं गतानुगतिक। उसके बाद आता है घटनाओं का कार्यक्रम से किया गया यथावत वर्णन। कार्यक्रम नहीं है, यहां कालक्रम है। ठीक है, कालक्रम। ठीक है, घटनाओं का कालक्रम से किया गया जो यथावत वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपके इहिवृत्त। उसे आपके कहते हैं इहिवृत्त। उसके बाद आता है आपके ग्रहण करने अथवा पकड़ने की इच्छा। जो ग्रहण करने की इच्छा रखता है या पकड़ने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे इच्छा को कहते हैं जिगिर्षा। जिगृक्षा माने जो पकड़ने की इच्छा है, ग्रहण करने की इच्छा है, उसे कहते हैं। उसके बाद है देने करने नहीं, वह दान देने की इच्छा है ना। दान देने की इच्छा या दान करने की इच्छा, उसे कहते हैं आपकी दित्सा। दित्सा। ठीक है। उसके बाद है सदा प्रसन्न रहने वाला। जो सदा प्रसन्न रहता है, सदा खुश रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो सदा प्रसन्न रहने वाला है उसे हम कहते हैं धीर ललित। धीर ललित होता है वो सदा प्रसन्न रहने वाला, सदा खुश रहने वाला है, उसे कहा जाता है। उसके बाद आता है जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो, इंद्रियों के ज्ञान से इतर हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है आपके गोतीत। गोतीत है ना, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो। फिर है हवन करने योग्य, होयव्य, होतव्य। जो हवन करने की योग्य उसे क्या कहते हैं? होतव्य। उसके बाद आता है जिसमें कुछ तथ्य नहीं हो, उसे कहते हैं वितथ। जिसमें कुछ तथ्य नहीं हो। फिर है विभिन्न रंगों वाला। जिसमें विभिन्न रंग हो, अलग अलग रंग हो, अनेक रंग हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपके सबल। देखिए एक ऐसा ही और नाम है जैसे सबल। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए ये स है, ये उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग। और इसका स का अर्थ होता है सहित में, है ना। जो बल सहित है, जिसमें बल है, उसे हम कहेंगे सबल। और जो ये स आपका आया, ये उसे बोलते हैं तालव्य से, इसे बोलते हैं दंते से। जो तालव्य से वाला है, इसमें आता है तो इसका अर्थ हो जाता है आपके विभिन्न रंगों वाला, अनेक रंगों वाला। उसके बाद है जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ हो। कोई शब्द ऐसा हो जिसमें एक से अधिक उसका अर्थ हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपके कहा जाता है संलिष्ट या श्लेष। साहित्य में एक अलंकार आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में यही होता है कि एक शब्द के अनेक अनेक या अलग अलग अर्थ होते हैं, तब वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है? श्लेष अलंकार। जैसे पानी गए ने उबरे मोती मानस चूर्ण, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो गया आपके? श्लेष। फिर है विवाह में मिला हुआ धन। विवाह में मिलने वाले धन को क्या कहा जाता है? योतुक। क्या कहते हैं? योतुक। उसके बाद है पश्चिम और उत्तर कोण। जो पश्चिम और उत्तर के मध्य जो कोण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपके वायव्य। कौन सा कोण है आपके? वायव्य कोण कहा जाता है। जौ से तैयार किया गया जल, जो जौ से तैयार किया हुआ जल है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जो है वो तत्सम शब्द है, इसका ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम रूप होगा वे होगा यौ। ठीक है। और जो इससे बनने वाले शब्द होगा जो जौ से, उसे कहते हैं यवारिष्ट। उसे क्या कहते हैं आपके? यवारिष्ट। यवारिष्ट है ना। जौ से तैयार किया हुआ जो जल है उसे क्या कहते हैं? कहा जाता है यवारिष्ट। उसके बाद आता है
जिसका तेज अत्यधिक बढ़ा हुआ हो, जिसका तेज क्या हो, अत्यधिक बढ़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं महोजस। उसके बाद है औषधियों का जानकार। देखिए औषधियों शब्द गलत लिखा हुआ है, औषधियों ऐसा लिखा जाएगा, है ना। और जब भी हम किसी शब्द का बहुवचन रूप बनाते हैं तो उससे जो पहले मात्रा लगी हुई होती है वह हमेशा छोटी हो जाती है। जैसे एक दो शब्द देख लेते हैं, जैसे वधु शब्द है ना, जैसे हिंदू शब्द है, इनमें हमेशा बड़ी मात्रा आती है, और जब इनका बहुवचन बनाएंगे तब इनमें कौन सी मात्रा हो जाएगी? छोटी मात्रा हो जाएगी। और औषधि शब्द में तो हमेशा छोटी मात्रा ही होती है, ठीक है। तो औषधि शब्द में आपके धी में छोटी मात्रा आएगी। औषधियों के जानकार को कहा जाता है भेषज। क्या कहा जाता है? भेषज। उसके बाद है वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो। कोई ऐसी स्त्री जिनका पति क्या हो? दूर स्थान पर चला गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम प्रोषित पति का, प्रोषित पति का, जिसका पति दूर स्थान पर चला गया हो। उसके बाद है हास्य रस से परिपूर्ण नाटक, नाटिका। नाटक का स्त्रीलिंग है, नाटक का स्त्रीलिंग रूप होता है नाटिका। और ऐसी नाटिका जो हास्य रस से परिपूर्ण हो उसे क्या कहा जाएगा? प्रहसन। उसे क्या कहते हैं? प्रहसन। उसके बाद है आपके एक बार कही गई बात को दोहराते रहना। देखिए कहीं नहीं होता है, कहीं होता है ना। जिसमें बिंदु आएगा वह स्थान के रूप में चली जाएगी, और जिसमें बिंदु नहीं आएगा वह आपके चली जाएगी, जिसमें अनुस्वार नहीं आएगा वह किस में चली जाएगी? वह चली जाएगा आपके कहने के भाव में, ठीक है। दोहराते नहीं होता है, दुहराते होता है, ठीक है। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना तो उसे कहते हैं पृष्ठ प्रेषण, पृष्ठ प्रेषण। उसके बाद आपके के आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है उसे क्या कहते हैं? देखिए आजीवन में आ आपके उपसर्ग है, आ का अर्थ आता है वह तक आता है, कि पूरे जीवन तक जो ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नैष्ठिक, नैष्ठिक, ठीक है। उसके बाद है अर्धरात्रि का समय, जो आधी रात का समय है, अर्धरात्रि का समय है, उसे क्या कहते हैं? उसे आपके कहा जाता है निशित। उसके बाद है जो धारण करती है वह, जो धारण करने वाली है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धारित्री, धारित्री। जो धारण करने वाली होती है उसे क्या कहा जाता है? धारित्री। उसके बाद आता है जो काम कठिन हो, जो काम क्या हो? कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? दुष्कर, दुष्कर। उसके बाद है स्तन का घाव, स्तन के घाव को क्या कहा जाता है? थनेला। उसके बाद है बर्तन बेचने वाला, जो बर्तन बेचने वाला है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ठठेरा। उसके बाद है छोटी छोटी बूंद वाली, बूंद वाली नहीं भाई, बूंदों वाली वर्षा, ठीक है। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? झींसी। उसके बाद है बारात के ठहरने का स्थान, बारात के रुकने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जनवासा। उसके बाद है कार्य करने की इच्छा, काम करने की इच्छा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चिकित्सा। काम करने की इच्छा या कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं? चिकित्सा। फिर भूख से पीड़ित, जो भूख से पीड़ित हो, ग्रस्त हो, उसे क्या कहते हैं? क्षुधार्थ। उसके बाद है अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, जो अपने काम को लेकर असमंजस में हो, निश्चित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपके किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब क्या हो गया? जो अपने काम को लेकर निश्चित नहीं हो, जो असमंजस में हो, उसे क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। या आपके 30 प्रश्न हो गए, आगे वाले देख लेते हैं। लोकोक्ति पूछी गई है आपसे, है ना। लोकोक्ति दी हुई होती है और आपको उसका अर्थ लिखना होता है और उसे वाक्य में प्रयोग करके बताना होता है कि इसका अर्थ क्या हो। वह वाक्य में जो प्रयोग होना चाहिए वह सार्थक होना चाहिए।
तो इसे देख दिया गया जैसे सूत ने कपास झूला से लट्ठम लट, है ना। इसका जो अर्थ होता है वह आपके हो जाएगा कि ना कोई बिना किसी बात के किसी से झगड़ा करना को क्या कहा जाता है कि सूत ने कपास झूला से लट्ठम लट। वाक्य में प्रयोग में आ जाएगा आपके कि चाबियां रमेश के पास थी ही नहीं, तुम बेकार में उससे झगड़ा कर रहे हो। यह तो वही बात हुई कि सूत ने कपास झूला से लट्ठम लट। उसके बाद है कि समय पाए तरवर फले, कि हर परिणाम के लिए एक समय की आवश्यकता होती है, एक विशेष मेहनत की आवश्यकता होती है, उसी के बाद हम किसी परिणाम तक पहुंचते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कि 5 साल तक कड़ी मेहनत के बाद मीनाक्षी ने उच्च पद पा लिया। सही कहा है कि समय पाए तरवर फले। फिर उसके बाद है लेना एक ने देना दो, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई व्यवहार नहीं रखना। तो उसका अर्थ में क्या हो जाएगा, न लेना एक न देना दो। इसको वाक्य में प्रयोग करना है बड़ी सामान्य में कि पिता की मृत्यु के बाद सचिन किसी से कुछ मतलब नहीं रखता और कहता है मेरा किसी से न लेना एक न देना दो। सामान्य वाक्य बनाना होता है आपको, सामान्य वाक्य में उस लोकोक्ति के अर्थ को सम्मिलित करते हुए उस वाक्य में आपको प्रयोग में लेना होता है। उसके बाद है कि ये मुंह और मसूर की दाल, है ना, कोई सामर्थ्य से बढ़कर कोई बात कही जाती है तो उसे हम कहते हैं कि ये मुंह और मसूर की दाल। जैसे रमेश के पास एक भी रुपया नहीं है और बातें BMW कार खरीदने की करता है, ये तो वही बात हुई कि ये मुंह और मसूर की दाल। उसके बाद है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मतलब सीमित सामर्थ्य होना। किसी व्यक्ति का जब सीमित सामर्थ्य होता है तो वह लोकोक्ति के लिए जो प्रयोग होगा वह होगा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा सुमित नवीन से कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण नहीं कर सकता, इसीलिए पटवार की तैयारी कर रहा हूं, मेरी तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद वाली स्थिति है। उसके बाद आपका मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह निष्क्रिय होता है तो उसे कहा जाता है मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। जो उसके हित की जो कामना करने वाले लोग हैं वह अगर उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो इस आपके लोकोक्ति का अर्थ में आ जाएगा वह कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। सामान्य आपको एक वाक्य बनाकर उसको प्रयोग कर लेना है। फिर भरी गगरिया चुपके जाए। देखिए गगरी है ना, गगरी आपको कहा जाता है मटकी को, मटका या घड़ा होता है उसको कहा जाता है गगरी, है ना। तो भरी गगरिया चुपके जाए, जो भरी हुई गगरिया है वह शांतिपूर्ण चली जाती है। तो कहने का भाव यह कि जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वह गंभीर होगा। ज्ञानी व्यक्ति क्या होगा, हमेशा गंभीर स्थिति में होगा, गंभीर होगा। अब इसको एक सामान्य वाक्य बनाकर आपको इसको प्रयोग में करना है। जैसे सही समय पर बोलना एवं अल्पभाषी होना ज्ञानी व्यक्ति की निशानी होती है, इसलिए कहा गया है कि भरी गगरिया चुप के जाए। उसके बाद बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा, मतलब बिना प्रयास के किसी अयोग्य व्यक्ति को कुछ मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया। गरीब मोहन को सड़क पर 10,000 रुपए मिल गए, इसे ही कहते हैं कि बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा। उसके बाद प्रभुता पाही का ही मद नाई, कि उच्च पद प्राप्त करने के बाद किस व्यक्ति को मद नहीं आता, किसे अहंकार नहीं आता। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे अभिमान नहीं आता। प्रभुता पा लेने के पश्चात या उच्च स्थान प्राप्त करने के बाद हर व्यक्ति है जिसे घमंड आ ही जाता है। अब इसे सामान्य आपको एक वाक्य बनाकर इसका प्रयोग करना है कि गांव का साधारण सा लड़का राम सिंह अफसर बनते ही किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। ठीक वही बात हो गई कि प्रभुता पाही काही मद नाही। उसके बाद है कि धनवंती को कांटा लगा दौड़े लोग हजार, कि धनवान जो व्यक्ति होता है उसको अगर कुछ होता है तो उसकी सहायता के लिए बहुत से लोग खड़े होते हैं, और जो धनहीन व्यक्ति होता है उसकी सहायता के लिए कोई खड़ा नहीं होता। एक सामान्य वाक्य बनाना है और इसमें इसका प्रयोग कर देना है कि जैसे सरपंच को चोट लगी तो मानो सारा गांव वाले हालचाल लेने पहुंच गए, वहीं ऐसा है किशन 1 साल से बिस्तर पर पड़ा है लेकिन कोई हाल तक नहीं पूछता। सही कहा है धनवंती को कांटा लगा दौड़े लोग हजार। उसके बाद आता है कि दाल भात में मूसल चंद, अवांछनित या अनुचित हस्तक्षेप, अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है तो ये आपके लोकोक्ति उसके अर्थ में चली जाती है। जैसे गीता और गीता के पति का झगड़ा हो रहा था, उसमें पड़ोसन ने हस्तक्षेप किया तो गीता ने कहा आप क्यों दाल भात में मूसल चंद हो रहे हो।
तो ये आपके उसका लोकोक्ति का मुहावरे में चला जाएगा। फिर आपके 42वें क्वेश्चन में दादा कहने पर बनिया भी गुड़ देता है। देखिए यहां बनिया से जो अर्थ है वे व्यापारी से है ना। व्यापारी हमेशा कार्य करेगा, उससे पहले अपना लाभ और अपने हानि देख के वह कार्य करेगा। यहां पर कि दादा कहने पर, अगर आप उस किसी से सम्मान से बात करते हो, मधुरता से बात करते हो, यदि आपकी वाणी मधुर है, तो आपको जो व्यापारी प्रकृति के लोग हैं वे भी आपको फायदा पहुंचा देते हैं, आपका काम बन जाता है। तो मधुर वाणी से सब काम बन जाते हैं, ठीक है। अब इसको एक सामान्य वाक्य बनाकर आपको इसको प्रयोग में कर लेना है। जैसे घनश्याम सभी से प्रेम से बात करता है, इसी कारण किसी को उधार न देने वाला राम प्रसाद उसे उधार दे देता है। तभी कहते हैं दादा कहने पर बनिया भी गुड़ देता है। आगे आपका प्रश्न है कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। जो मुफ्त में हमें वस्तु मिलती है उसमें कमियां नहीं देखी जाती है। यह आपकी इस लोकोक्ति का अर्थ हो गया। एक सामान्य वाक्य बनाकर इसका प्रयोग कर लेना है। इसके बाद आपके कि तेल देखो तेल की धार देखो। किसी भी स्थिति में धैर्य पूर्वक उस स्थिति का आकलन करना, उसे कहा जाता है कि तेल देखो तेल की धार देखो। एक सामान्य वाक्य बनाकर उसमें इसका प्रयोग कर लो। फिर है कि एक आंख रोवे एक आंख हंसे। कपटपूर्ण व्यवहार के लिए यह लोकोक्ति प्रयोग में ली जाती है कि जिसमें दुख का दिखावा हो, कपटपूर्ण व्यवहार हो। जिसमें दुख होने का दिखावा तो किया जाता है परंतु वास्तव में वह दुखी नहीं होता, इस प्रकार का अगर कोई कपटपूर्ण व्यवहार करता है तो यह लोकोक्ति उसके अर्थ में चली जाएगी। कि जैसे ललित सामने से तो मुझे भाई कहता नहीं थकता और पीछे से मेरी काट करता है, इसे ही कहते हैं एक आंख रोवे एक आंख हंसे। उसके बाद है कि कुत्ते की मौत मरना, मतलब बहुत बुरी तरीके से मरना, बुरी मौत मरना, उसे कहते हैं कुत्ते की मौत मरना। इसे एक सामान्य वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आतंकवादियों ने शहर पर हमला किया और पुलिस की गोली से कुत्ते की मौत मरे, इस प्रकार का एक वाक्य सामान्य बनाकर आपको इसमें का प्रयोग कर देना है। फिर एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब असफलता से लज्जित होकर कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसमें यह आपके लोकोक्ति अर्थ में चली जाती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक सामान्य वाक्य बनाना है और इसमें आपको प्रयोग करना है। फिर है कि गेहूं के साथ धुन भी पिसता है। जो दोषी व्यक्ति की संगति में आप रहते हो तो वह निर्दोष होता है, उसको भी सजा मिलती है, उसे भी दंड मिलता है। तो ये आपके हो जाएगा गेहूं के साथ धुन भी पिसता है। उसके बाद जिन ढूंढा तिन पाहिया गहरे पानी पेट, के जो संकल्पशील व्यक्ति है वह हमेशा लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जो संकल्पवान व्यक्ति होते हैं वह अगर अपने संकल्प से अपनी मेहनत से काम करते हैं तो वे लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। एक सामान्य वाक्य बनाना है और उसको आपको प्रयोग में ले लेना है कि जो दिन रात एक करके तैयारी करता है वही आरेस में सफल होता है। कहा गया है कि जिन ढूंढा तिन पाहिया पंगेरे पानी पेट, जस दूल्हा तस बनी बारात, कि जैसा मुखिया होता है वैसे ही उसके साथी हो जाते। कि अगर किसी देश का नेतृत्व सुस्त होगा तो जनता भी क्या होगी, सुस्त होगी। और इसमें आपके आगे लिख दी कि जस दूल्हा तस बनी बारात। डायन को भी दामाद प्यारा होता है, कि बुरा व्यक्ति होता है उसे भी अपना व्यक्ति तो हमेशा प्यारा ही लगता है। बुरा व्यक्ति होता है उसे भी अपना व्यक्ति प्यारा लगता है। इसमें आपके ये अर्थ में चली जाएगी डायन को भी अपना दामाद प्यारा लगता है। उसके बाद है आपके हो जाएगी तेते पांव, देखिए देते लिख दिया यहां पर तेते है ना। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, कि जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही कार्य कीजिए, उससे बढ़कर कार्य मत कीजिए। इसके अर्थ में आपके लोकोक्ति चली जाएगी। एक सामान्य वाक्य बनाना है कि जैसे रवि ने कहा अपनी शादी में 50 लाख रुपया खर्च करूंगा, पिताजी ने सीख देते हुए कहा तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। उसके बाद आपके अगला है कि तीर्थ गए मुंडाए सिर, कि वातावरण के अनुसार निर्णय लेना। कोई वातावरण के अनुसार निर्णय लेना, यदि उस वहां के वातावरण में अगर आप सेट नहीं हो रहे हो, वहां के वातावरण के तारतम्य में नहीं आ रहे हो, तो उसके अनुसार आप उसमें बदलाव कर लें। इसी में यह अर्थ में चली जाती है कि तीर्थ गए मुंडाए सिर। एक सामान्य वाक्य बनाना है आपको, जैसे रामलाल हमेशा पारंपरिक पोशाक पहनते आया है, परंतु जब अपने बेटे के यहां विदेश गया तब पेंट शर्ट पहन लिए। इसे ही कहते हैं तीर्थ गए मुंडाए सिर। वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेना। न सावन सूखा न भादो हरा, हर स्थिति में समान रहने वाले के लिए यह लोकोक्ति अर्थ में जाती है कि न सावन सूखा न भादो हरा, हमेशा समान स्थिति बने रहना। कि सच्चे सन्यासी प्रत्येक परिस्थिति में समान ही व्यवहार करते हैं, उनके लिए न तो सावन सूखा न भादो हरा वाली स्थिति रहती है। ठीक है। उसके बाद है कि
पढ़े फारसी बेचे थेल, ये देखो कुदरत का खेल, कि फारसी पढ़ा हुआ व्यक्ति भी तेल बेचने का कार्य कर रहा है। ये देखिए लोकोक्ति है जो आपके मुगल शासन था, तो मुगल शासन में राजभाषा के रूप में फारसी भाषा थी, और जो फारसी भाषा व्यक्ति पढ़ लेता था वह व्यक्ति ज्ञानी माना जाता था, वह विद्वान माना जाता था, और वह निश्चित रूप से किसी न किसी प्रतिष्ठित पद को प्राप्त कर लेता था। परंतु अगर कोई फारसी पढ़ के भी तेल बेचने का कार्य कर रहा है तो वह व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो योग्यता अनुसार काम न मिलना ही न मिलने के अर्थ में चली जाएगी पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। और फिर आपको एक सामान्य वाक्य बनाना है और उसमें इसका प्रयोग कर लेना है कि सफलता आजकल उच्च शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी छोटे मोटे कार्य करते हैं, आजकल तो वही हो रहा है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। फिर आपके ईंट की लेनी पत्थर की देनी, मतलब बदला चुकाना। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला भाव है कि अशोक ईंट की लेनी और पत्थर की देनी वाले स्वभाव का व्यक्ति है। उसके बाद है उल्टे बांस बरेली के, कि जहां आवश्यकता नहीं हो वहीं पर अपने अगर कोई वस्तु पहुंचा देते हैं तो उसे कहते हैं कि उल्टे बांस बरेली के। और इसको एक सामान्य से वाक्य बनाकर इसमें इसका प्रयोग कर दीजिए। फिर है कि एरे गेरे पंच कल्याण, इसका अर्थ है कि जहां जिनकी कहीं पर भी इज्जत नहीं होती उनको कहते हैं एरे गेरे पंच कल्याण। एक सामान्य वाक्य बनाना है, उनमें इसका प्रयोग कर लें कि पंचों की सभा में एरे गेरे पंच कल्याण का क्या कार्य है। उसके बाद आपके कि कागा चले हंस की चाल, के गुणहीन व्यक्ति होता है वह यदि गुणवान व्यक्ति का अनुसरण करता है या उसकी तरह दिखने उसकी भांति व्यवहार करता है तो उसे क्या कहते हैं, कागा चले हंस की चाल। उसके बाद आपके अगला प्रश्न है खुदा गंजे को नाखून न दे, जो नाकाबिल व्यक्ति है, जो अयोग्य व्यक्ति है, उसे कोई भी अधिकार नहीं मिले। एक वाक्य बनाकर इसका प्रयोग कर देना कि अशोक ने कहा यदि मैं तहसीलदार बन जाऊं तो तुम्हारा चबूतरा खुदवा डालूंगा। उसके पड़ोसी ने कहा खुदा गंजे को नाखून न दे। तो ये आपके 60 प्रश्न हो गए। आगे के प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कार्यालय आदेश के बारे में आपसे पूछा गया है। जो भी ये प्रश्न होते हैं कार्यालय आदेश के लिए प्रारूप लिखने के, जो आपके पत्र लेखन के, जो आपके निविदा लेखन के लिए या विज्ञप्ति लेखन के लिए, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है इनका प्रारूप। इनका प्रारूप सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने प्रारूप को सीख लिया तो ये प्रश्न आपके लिए 70% से अधिक आपके आराम से हो जाएंगे। उसके बाद होता है इसमें जो दूसरा बिंदु होता है वो होता है अभ्यास। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास और इसके प्रारूप को याद कर लेना इन प्रश्नों के हल का एकमात्र कारण बनता है। तो देखिए इसके प्रारूप को समझ लेते हैं। ये हमेशा बीच जो पृष्ठ होता है उसके मध्य भाग से शुरुआत होगी। इसमें आपको सरकार का नाम और उसके नीचे विभाग का नाम लिख देना है ना, सरकार और फिर उसके नीचे विभाग का नाम लिख देना है। उसके पश्चात जो अगली लाइन आएगी उसमें आपको पत्र क्रमांक, प्रकोष्ठ, फिर उसके बाद विभाग, विभाग के बाद आपको वर्ष और फिर उसके बाद पत्र क्रमांक लिखने होते हैं। उसके बाद आपको सामने स्थान का नाम लिखना है। उसके बाद दिनांक लिख देनी है कि आज जिस दिनांक पे लिखा जा रहा है वो कौन सी है। उसके बाद आपको मध्य में आदेश शब्द लिखना है और नीचे जो कार्य बताया गया, जो आदेश दिया गया है उसके बारे में आपको विस्तार से एक चर्चा करनी होती है। फिर आपको दाईं तरफ आज्ञा से जो व्यक्ति इसको लिख रहा है, जो प्रेषक है, उसका नाम और फिर उसके साइन हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक के बाद वापस वही आपके प्रकोष्ठ, विभाग, फिर उसके बाद में वर्ष, और जो आगे पत्र क्रमांक संख्या होगी वह जो ऊपर लिखी हुई है उससे एक बढ़ाकर लिखनी है आपको। 116 से 120 जितने आप प्रतिलिपियां लिख रहे हो उनकी संख्या यहां पर आपको लिख देनी है। ये आप जो जितनी भी जो प्रतिलिपियां लिखी जा रही है वो आप पत्र क्रमांक के अंदर एक बढ़ाकर आगे लिख देनी है। फिर आपको दाईं तरफ उनके हस्ताक्षर, उनका नाम और फिर उनका पदनाम लिखकर इसे समाप्त करना होता है। उसके पश्चात यही है आपके वापस कार्यालय आदेश। यह आपके आ गया कार्यालय पत्र लिखना है इसमें, है ना। यह भी आपके मध्य से शुरू होगा, सब में महत्वपूर्ण है। जो आपके प्रारूप महत्वपूर्ण है, पृष्ठ के मध्य से शुरू होगा, ऊपर सरकार का नाम, उसके बाद आपको उस विभाग का नाम लिख देना है। फिर आपको पत्र क्रमांक लिखना है,
पत्र क्रमांक लिखने के बाद आपको उसका विभाग लिखना है, फिर वर्ष लिखना है और फिर पत्र क्रमांक संख्या लिख देनी है। उसी लाइन में आपको लिखना है दिनांक। दिनांक शब्द ना लिखो तो भी चल जाएगा, लिखो तो भी ठीक है। लिखने के बाद आपको दिनांक लिख देनी है। दिनांक में हमेशा जो महीना लिखा जाता है वह आपको शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपको जिसको प्रेषित है, जो प्राप्त करने वाला है, उसका नाम लिखना है और उसकी जगह स्थान का नाम लिख के फिर आपको विषय लिखने होती है। जिस कार्य के लिए ये लिखा जा रहा है वह विषय के अंदर एक लाइन के अंदर आपको लिखना है कि ये किस कार्य के लिए लिखा जा रहा है। फिर नीचे आपको संदर्भ लिखना है, किस संदर्भ में ये लिखा जा रहा है उसको लिखना होता है। उसकी एक लाइन आपको छोड़कर फिर महोदय लिखकर अल्प विराम का प्रयोग करना है। फिर आपको जो मुख्य भाग है, इसका मुख्य विषय वस्तु लिख रहे हैं, वह 3 भागों में आपको लिखनी होती है। 3 अनुच्छेदों में आपको इसे पूरा करना होता है। उसके बाद आपको दाईं तरफ होता है वह आपके जो प्रेषक है, जो भेजने वाला है, उसका नाम, उसका हस्ताक्षर हो जाएगा और उसके पदनाम आ जाएगा। उसके पश्चात नीचे पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक के पश्चात आपके जो इसका विभाग है, विभाग का नाम आ जाएगा, फिर वर्ष का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपके पत्र क्रमांक संख्या आ जाएगी, जैसे 613 से 615। ऊपर जो पत्र क्रमांक संख्या लिखी है वह उससे 1 बढ़ाकर, जैसे यहाँ 612 लिखी है तो वहां से 613 से शुरू करके जितनी प्रतिलिपियां लिख रहे हो उनको जोड़ के आगे यहां पर लिख देनी है आपको। उसके समानांतर ही आपको एक डेट लिख देनी है, दिनांक लिख देनी है। उसके पश्चात अंत में दाईं तरफ आपको हस्ताक्षर करने, पदनाम लिखना है और इस कार्यालय पत्र को समाप्त कर देना है। ये वापस आपके कार्यालय पत्र ही आ गया। अब देखिए आपको निबंध पूछा गया। देखिए निबंध का वैसे तो अर्थ होता है निबंध, जिसमें कोई बंध नहीं होता, जिसमें कोई नियम नहीं होता, परंतु यहां पर तो नियम है। क्या आपको कितने शब्दों में लिखना होता है? 250 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना होता है। 3-4 आपको विकल्प दिए होते हैं, उनमें से आपको एक विकल्प पर पूरा निबंध लिखना होता है। जितना आपको उस विकल्प के बारे में, जो विकल्प आपने चुनाव किया है, जितना उस विषय के बारे में आपको ज्यादा पता होगा, उतना ही अच्छा आपका यह निबंध होने वाला है। निबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह कि विषय की जानकारी, जिस विषय पर आप लिख रहे हो उसकी आपको ज्यादा से ज्यादा आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब जो निबंध लिखा जाता है उसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका शीर्षक, जो कि हमें विकल्प में दिया होगा। जैसे हम चुनाव करेंगे तो सीधा लिख दीजिए। उसके बाद में आती है भूमिका या प्रस्तावना। भूमिका या प्रस्तावना, इसमें क्या करना होता है? इसमें आपको 1-2 लाइन आकर्षक रूप, जो आकृष्ट करे व्यक्ति को, वैसी लाइनें लिखनी है। उसके बाद में कोई श्लोक हो, कोई कथन हो, किसी कवि की कोई लाइन हो, वहां से इसकी शुरुआत करनी है निबंध की, जो कि व्यक्ति को क्या लगे, प्रभावशाली लगे। और जितना प्रभावशाली आपका निबंध होगा उतने ही अधिक आपको नंबर प्राप्त होंगे। तो इसमें आपको भूमिका में क्या करना है? कोई बात कही गई हो कहीं पे, या कोई कथन कहीं पे कहा गया हो, या कोई पंक्ति है जो प्रसिद्ध पंक्ति हो, वहां से शुरुआत कर सकते हो। कोई प्रसिद्ध श्लोक हो, वहां से इसकी शुरुआत कर सकते हो। बीच में आपको तीसरे नंबर विषय वस्तु लिखनी होती है। विषय वस्तु को आपको कम से कम 3 से 4 अनुच्छेदों में लिखनी होती है। 3 से 4 अनुच्छेदों में आपको पूरी विषय वस्तु को लिखना होता है। जो मध्य का भाग होता है, जिसमें पूरे विषय की जानकारी जितनी आपको होती है, उस विषय की जानकारी को एक क्रमबद्ध रूप में लिखना होता है। इसमें भी आपको भाषा होती है वह सरल रखनी है, साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है। साहित्यिक भाषा से बचना है, भाषा सरल रखनी है, सुबोध रखनी है। फिर आपको अंत में उपसंहार। उपसंहार से मतलब है कि अंत में जो निर्णायक बात है, अंत में उस बात को, उसको अंत में लिखकर उसे समाप्त करना होता है। तो निबंध होता है, उसको 4 में हम भागों में हम देखते हैं। एक तो शीर्षक, एक भूमिका प्रस्तावना, तीसरा विषय वस्तु और चौथा अंत वाला उपसंहार। इन 4 भागों में आप उसे बांटकर लिख सकते हो। और किसी भी विषय पर अगर आप निबंध लिखते हो तो उस विषय की आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, उसी विषय को आप उसी का आपको चुनाव करना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।